नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा तैयार करवाई हुई प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन लेकर लौटे हैं। इससे ठीक पहले हमने 7 चैप्टर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख लिए थे और आज हम 8वां चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंगे लेकर आए हैं। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ये जो प्रश्न बैंक है ये पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन के आधार पर तैयार करवाई हुई है, इसलिए इसे आप अच्छे से तैयार करें, एक एक क्वेश्चन को आप समझें। ये स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा तैयार करवाई हुई है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। तो इसके एक एक क्वेश्चन को आप समझते हुए तैयार करें, याद करें विद्यार्थियों। क्लियर? कुछ विद्यार्थी हमें कमेंट में ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसको पढ़ें या इस प्रश्न बैंक को पढ़ें। तो विद्यार्थियों मैं कहता हूं दोनों को ही पढ़ें। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनको अब भी तैयार कर लीजिए। हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी वो सीरीज पूरी तरह से ब्लूप्रिंट पर आधारित थी, तो मैं ये मानता हूं कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, निबंधात्मक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उसी तरीके से समावेशित किए गए हैं जैसे ब्लूप्रिंट में हैं, बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र में है। तो इसलिए उस सीरीज को भी आप अच्छे से देख लें, समझ लें। क्लियर? अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। विद्यार्थियों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। देखिए विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि हमारे पास में जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो 7 प्रकार की होती है। तो विद्यार्थियों ये हमारे पास में 7 विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। गामा तरंगे, अक्स तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, दृश्य तरंगे, अवरक्त तरंगे और माइक्रो तरंगे और रेडियो तरंगे। तो इसमें जो गामा तरंगे हैं इनकी जो तरंगदैर्घ्य प्रकाश होती है वो काफी कम होती है, 10 की घात -14 से 10 की घात -11 मीटर -12 मीटर तक की रेंज की होती है। तो ये काफी कम होती है। तो सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य है वो गामा तरंगों की होती है, ये न्यूनतम है। क्लियर? और रेडियो तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य है वो 10 की घात 4 मीटर तक होती है। तो ये हमारे पास में यहाँ पर अधिकतम है। क्लियर? हमारे को यहाँ पर पूछा इनमें से सबसे कम किसकी है, तो ये हमारे पास में गामा है। तो गामा तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। क्लियर? देखिए तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी जबकि आवर्ती गामा तरंगों की क्या होगी, न्यू यहाँ पर मैक्सिमम होगा और रेडियो तरंगों के लिए न्यू यहाँ पर मिनिमम होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मैक्सवेल समीकरण 4 नियमों को निरूपित करती है। इनमें मैक्सवेल एम्पीयर नियम संबंधित करता है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को कुल धारा से, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को कुल विस्थापन धारा से, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को धारा से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्यार्थी, जो विस्थापन धारा है उसका कॉन्सेप्ट हमें यही कहता है कि विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक धारा उत्पन्न हो जाती है जो कि इनमें से किसी में भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं। विस्थापन धारा कि एम्पियर मैक्सवेल जो नियम है वो विस्थापन धारा के कॉन्सेप्ट को लेकर आता है
और विस्थापन धारा ID बराबर होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt। मतलब विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। क्लियर। और यहां से हम इसको विस्थापन धारा को इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, A एप्सिलॉन नॉट DE अपॉन dt। तो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर के कारण से या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होने वाली जो धारा है उसको हम विस्थापन धारा कहते हैं। तत्पश्चात यहां पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवरक्त किरणें इन क्षेत्रों के मध्य दिखाई पड़ती है। तो देखिए अभी मैंने सातों तरंगें आपके सामने निर्मित की थी। जो अवरक्त तरंगें हैं वो सूक्ष्म तरंगें तथा दृश्य तरंगों के बीच में, तो सूक्ष्म तरंगें और दृश्य तरंगों के बीच में ये दिखाई पड़ेगी। क्लियर। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई न्यूनतम है? तो तरंग लंबाई न्यूनतम किसकी होगी? तो गामा किरणों की होगी। क्लियर। देखिए विद्यार्थियों, जो अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति इनके द्वारा होती है। एक त्वरित आवेश, बिल्कुल सही है। एक त्वरित आवेश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। एक त्वरित आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न होती है। एक स्थिर आवेश है वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अनावेशित आवेश मतलब उदासीन पदार्थ के द्वारा कोई भी क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। यदि कोई आवेश एक समान वेग से गतिशील है, वेग भी कैसा हो? एक समान हो। तो एक समान वेग से गतिशील आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। हमारे को यहां पर पूछा विद्युत चुंबकीय तरंगें किसके जरिए उत्पन्न होगी? तो वो है एक त्वरित आवेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण होता है विद्युत क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत, अर्थात दोनों के लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र तथा तरंग संचरण की दिशा दोनों के लंबवत होता है। क्लियर। यहां डायग्राम में देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। यहां मैंने दिखाया है कि जो विद्युत क्षेत्र है, जैसे ये हमारे पास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस दिशा में, विद्युत क्षेत्र वाई एक्सिस दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र जेड एक्सिस दिशा में। तो ये जो आपको रेड एरो के निशान दिख रहे हैं, ये विद्युत क्षेत्र के कंपन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो आपको बैंगनी रंग के दिखाई दे रहे हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र के कंपन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र खुद एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं और इन दोनों के लंब दिशा में तरंग संचरित होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन गलत कथन है? तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है विद्यार्थियों। नेक्स्ट देखें कि विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में प्रकाश के वेग से चलती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखें विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग सभी माध्यमों में समान होती है, ये गलत है। अलग अलग माध्यम के अंदर इनकी वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी। विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेश से उत्सर्जित होती है, ये भी बिल्कुल सही है। क्लियर। तो यहां पर
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है। दूर संचार की व्यवस्था में, संचार व्यवस्था के अंदर इनमें से कौन सी तरंग का उपयोग होता है? तो दूर संचार व्यवस्था के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग होता है। तो यहां पर माइक्रो तरंगे ऑप्शन सी में हमें दे रखी है, इसे हम सूक्ष्म तरंगे भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। माइक्रो तरंग की आवर्ती है, तो माइक्रो तरंग की जो आवर्ती है, हमारे को ये पूछा कि रेडियो तरंग की आवर्ती से कम होती है, ज्यादा होती है। तो यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि लैम्बडा हमारे पास में है माइक्रो, माइक्रो, फिर इसके बाद में आता है रेडियो तरंगे। तो रेडियो तरंगों के लिए लैम्बडा अधिक होता है, रेडियो तरंगों के लिए अधिक होता है। तो आवर्ती इसकी अपोजिट होगी, माइक्रो की आवर्ती ज्यादा और रेडियो की तरंगों की जो आवर्ती है वो कम। तो रेडियो तरंगों की आवर्ती से माइक्रो तरंग की जो आवर्ती है वो अधिक होती है, रेडियो तरंग की आवर्ती से अधिक होगी। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर? विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती? तो विद्यार्थी यहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकाश की भांति परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, ये सभी घटनाएं प्रदर्शित करती। हमारे को यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से गुण को रिप्रेजेंट नहीं करती, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब हम कुछ फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन से यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखें आप, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए की आवश्यकता नहीं होती। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखें, विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड स्थानांतरित ऊर्जा को तरंग की कहते हैं। तो विद्यार्थियों इसको हम पॉइंटिंग सदिश कहते हैं। तो जो 13वां क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा पॉइंटिंग सदिश। पॉइंटिंग सदिश कहा जाता है। इसको एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट के इक्वल होता है। तो यहां पर तो केवल और केवल आपको पॉइंटिंग सदिश लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को कहते हैं। तो परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण से उत्पन्न विद्युत धारा विस्थापन धारा कहलाती है। डिस्प्लेसमेंट करंट उसे कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर? अगला प्रश्न देखें, विद्युत चुंबकीय तरंगें जिस सतह पर गिरती है उस सतह पर दाब डालती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा डाले गए दाब को विकिरण दाब कहा जाता है। डाले गए दाब को विकिरण दाब कहा जाता है। विकिरण दाब कहते हैं। विद्युत क्षेत्र सदिश जिस तल में कंपन करता है उसे प्रकाश सदिश तल कहा जाता है। तो विद्यार्थी उसे ऊर्जा तल कहेंगे, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग में संचरित ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा विद्युत क्षेत्र सदिश के द्वारा संचरित होता है, इसलिए उसको हम विद्युत चुंबकीय तरंग का ऊर्जा तल कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एम्पियर मैक्सवेल नियम का गणितीय रूप लिखिए। तो देखिए एम्पियर मैक्सवेल का जो नियम है मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। एम्पियर का जो नियम है वो क्या है? एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम यह हमें चुंबकीय क्षेत्र के बंद रेखा समाकलन को बताता है, जो कि म्यू नॉट समेशन आई होता है। अब हम बात करेंगे एम्पियर मैक्सवेल के नियम की। तो एम्पियर मैक्सवेल का जो नियम है उसमें किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य बहने वाली विस्थापन धारा के कॉन्सेप्ट को भी शामिल किया हुआ है। यहाँ पर बहने वाली जो कुल धारा है उसको चालन धारा तथा विस्थापन धारा के योग के रूप में लिखा गया है। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि जो विस्थापन धारा है उसको हम एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी से हम पुट कर सकते हैं। तो ये अपने पास में एम्पियर मैक्सवेल नियम का गणितीय रूप आ चुका है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिमोट नियंत्रकों में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो जो रिमोट कंट्रोल होते हैं उनके अंदर इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है? तो देखिए रिमोट कंट्रोल के अंदर अवरक्त तरंगों का उपयोग होता है। अवरक्त तरंगों का, विद्यार्थियों बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन है, इन विद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोगों में से 100% पूछा जाएगा। तो इन विद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उत्पन्न किन्हीं दो तरंगों के नाम लिखिए। तो देखिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास में गामा तरंगे, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में गामा तरंगे, अक्स तरंगे, अक्स तरंगे, अक्स तरंगे। थर्ड है पराबैंगनी। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो ही तरंगों के नाम पूछे हैं, तो पराबैंगनी तरंगे थर्ड हमारे पास में पराबैंगनी। फोर्थ देखें दृश्य तरंगे, दृश्य तरंगे। फिर है अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगे, माइक्रो तरंगे। अब तक आपको याद हो जानी चाहिए माइक्रो तरंगे। और अंत में है रेडियो तरंगे। ये अपने पास में 7 तरंगे हैं। आपको सातों का ही ध्यान रखना है, इनको याद करके रखना है विद्यार्थियों। फिर है विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखिए जो माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त होती है। तो देखो माइक्रोवेव ओवन यहाँ पर वर्ड आ चुका है, तो यहाँ पर माइक्रोवेव ही उत्पन्न होती है। माइक्रोवेव मतलब सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन से क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय विकिरणों की आवृत्ति अधिकतम होती है? तो जिस क्षेत्र में लैम्ब्डा का मान न्यूनतम, तो लैम्ब्डा का मान न्यूनतम है वो गामा किरणों का होता है। तो गामा तरंगों के लिए आवर्ती अधिकतम होती है, आवर्ती अधिकतम। और तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है विद्यार्थियों, तरंग दैर्घ्य न्यूनतम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों
तथा ध्वनि तरंगों में अंतर स्पष्ट करें। एक तरफ मैं ले लेता हूं विद्युत चुंबकीय तरंगे, अंतर तो बहुत सारे हैं, और दूसरी तरफ है ध्वनि तरंगे। तो आप यहां पर अंतर देखते जाइए, समझते जाइए। तो पहला जो अंतर है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जो मुख्य अंतर है वो मैं आपको बता देता हूं। ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, जबकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। इन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती है। जबकि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ध्वनि तरंगे हैं वो संचरित नहीं हो सकती। फिर देखें, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग अधिक होता है, काफी ज्यादा होता है। क्लियर? जबकि ध्वनि तरंगों का वेग कम, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तुलना में इनका जो वेग होता है वो काफी कम होता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं यहां पर कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का ध्रुवण हो सकता है, इनका ध्रुवण होता है, ध्रुवण होता है, जबकि इन तरंगों का ध्रुवण नहीं होता, ध्रुवण नहीं होता है। व्यवहारिक जीवन के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगों का विवर्तन कम प्रेक्षित होता है। विवर्तन कम प्रेक्षित होता है, जबकि ध्वनि तरंगों का विवर्तन साधारणतः अधिक हो पाता है। क्लियर? तो ये कुछ मुख्य अंतर हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों तथा ध्वनि तरंगों के मध्य। अब यहां पर आप ध्यान दें, निम्न विकिरणों को आवर्ती के बढ़ते क्रम में लिखिए। इनमें से आवर्ती के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए विद्यार्थी, मैं इनको इनके तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर देता हूं। तो पहले तो गामा तरंगे आती है, जो कि गामा तरंगे इसमें है नहीं। फिर है अक्स किरणें, फिर आता है पराबैंगनी तरंगे जो है उनमें से। तो पराबैंगनी तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, फिर दृश्य तरंगे इसमें है नहीं। दृश्य तरंगों के पश्चात हमारे पास में आती अवरक्त तरंगे, वो भी इसमें नहीं है। माइक्रो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे इसमें है। सूक्ष्म तरंगे, और इसके पश्चात है रेडियो तरंगे। तो ये इनका तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है। अपन को आवर्ती के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो यहां से आवर्ती अक्स किरणों की सबसे ज्यादा, तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए अब एक बार फिर से ध्यान देंगे। रेडियो तरंगों की जो आवर्ती है वो सबसे कम, रेडियो तरंगों की जो आवर्ती है वो सबसे कम। इससे ज्यादा होगी सूक्ष्म तरंगों की, इससे ज्यादा होगी पराबैंगनी तरंगों की, पराबैंगनी तरंगों की, और अंत में होगी अक्स किरणों की, अक्स किरणें। तो ये मैंने यहां पर पुट कर दिया है। इनको मैं मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन की स्थिति ना बने। तो यहां दी गई तरंगों के लिए आवर्ती का बढ़ता क्रम हमारे पास में ये होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विद्युत चुंबकीय तरंगों के मूल स्रोत क्या है? तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का जो मूल कारण है वो है आवेशों की त्वरित गति या त्वरित आवेश के कारण से। त्वरित आवेश के कारण, त्वरित आवेश के कारण। क्लियर? फिर देखिए, चुंबकत्व के लिए गाउस नियम को मैक्सवेल समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, आपको मैक्सवेल की चारों समीकरणें हैं वो अच्छे से याद करनी है, क्योंकि चारों समीकरणों को बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चुंबकत्व के लिए गाउस का जो नियम है, बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर का बंद पृष्ठ समाकलन, तो यहाँ पर बंद पृष्ठ समाकलन ds वेक्टर आएगा बराबर होगा 0। तो ये हमारे पास में आ चुका है चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ समाकलन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई 4 गुण लिखिए। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी देखेंगे आप, विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में प्रकाश के वेग से गमन करती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश का जो अनुपात है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक समान कला में कंपन करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। तो ये हमारे पास में इनकी कुछ प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के उन विकिरणों के नाम लिखिए जो, देखिए एक एक करके हम इनके आंसर देने वाले हैं। पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो देखिए कि वातावरण में ओजोन परत द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो ये पराबैंगनी किरणें होती है। पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपने पास में जो अगला प्रश्न है वो हमारे पास में है कि उच्च वेग वाले इलेक्ट्रॉन की धातु लक्ष्य पर बमबारी से उत्पन्न होती है। तो भारी लक्ष्यों पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन के टक्कर के कारण से अक्स किरणें उत्पन्न होती है, अक्स तरंगें उत्पन्न होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संचार उपग्रह में प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए, संचार उपग्रह एक दूर संचार व्यवस्था, हमारे पास में पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था दूर संचार प्रणाली में। तो देखिए, दूर संचार प्रणाली के अंदर है वो क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, यहां पर भी देख लीजिए। दूर संचार प्रणाली में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म तरंगें काम में आती है। अगला प्रश्न देखें, लगभग 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य प्रास रखते हैं। तो ये दृश्य तरंगों के द्वारा रखा जाता है। दृश्य तरंगों के द्वारा रखा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक आवेशित कण अपनी साम्यावस्था के दोनों ओर 100 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति से दोलन करता है। तो दोलक द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति क्या होगी? तो जो आवेश है उसके कंपन की आवृत्ति विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति के बराबर होगी। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति ये 100 मेगाहर्ट्ज होगी। क्लियर? फिर आप ध्यान दें कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B के मध्य कोण एवं कलांतर का मान लिखिए। तो इसमें पहले पार्ट में तो हमें ये पूछा गया है कि E वेक्टर व B वेक्टर के मध्य का कोण, E वेक्टर व B वेक्टर के मध्य का कोण
तो इनके मध्य का जो कोण है वो 90 डिग्री होता है। क्लियर? जबकि इनके मध्य का जो कला कोणों का अंतर है जिसको हम कलांतर कहते हैं, वो देखेंगे। ई वेक्टर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? ई एम साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये जे केप डायरेक्शन में है। चुंबकीय क्षेत्र सदिश को हम बी वेक्टर इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के केप। तो दोनों के मध्य जो कलांतर है वो 0 होता है। दोनों का जो कला कोण है वो सेम रहता है, कलांतर 0 होता है। क्लियर? देखिए कुछ हमें बड़े क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं, तो उनमें से कौन से हो सकते हैं? तो विस्थापन धारा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैक्सवेल एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो भी आपको पूछा जा सकता है। देखिए इसके अलावा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के लिए उन नियमों को लिखिए जिनके आधार पर विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रतिपादित किया गया। इन समीकरणों को मैक्सवेल समीकरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई 5 अभिलाक्षणिक गुण बताइए। विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र सदिशों को प्रदर्शित करते हुए संचरण की दिशा को दर्शाइए। विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम से विस्तार से समझाइए। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको एकदम क्लियर कर देता हूं, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो विस्थापन धारा वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। विस्थापन धारा क्या है, सूत्र आपको इसका पढ़ना है। फिर है मैक्सवेल समीकरण, जो 4 मैक्सवेल समीकरण हैं उन चारों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर तीसरा है विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, गुण का क्वेश्चन सीधा आपको पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग। विद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग। तो इन 4 टॉपिक को यदि आप याद कर लेते हैं तो हम उम्मीद लगाते हैं कि बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आप इनको अच्छे से याद कर लें। इस चैप्टर को पढ़ते समय इनको काफी ढंग से याद करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे जिसमें हम ऑप्टिक्स से रिलेटेड अपना जो 9वां चैप्टर है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर लौटेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।